हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक और चैप्टर है जिसका नाम है जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके हम जेईई मेन के पिछले सालों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है यानी 2004 से लेकर 2019 तक हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपको मेरे साथ भी सॉल्व करना है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह सीखना है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके कंसेप्ट को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आईयूपीएसी नाम से है और कंपाउंड दे रखा है और इसका आईयूपीएसी नाम आपको पता करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप है, एक वाला ए और एक ए। दोनों फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो COOH ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो जो ज्यादा प्रायोरिटी रखता है उसको नंबर 1 देंगे। फिर जो है इस तरह से लॉन्ग चेन हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। लॉन्ग चेन के बाहर जो भी ग्रुप आ गए वो सब्स्टिट्यूशन आ गए, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो पेंटेन और ओइक एसिड। तो बच्चों ये सी वाला ऑप्शन देखो, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन ओइक एसिड विल बी द राइट आंसर। दूसरे पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम इनोल कंटेंट। ठीक है। अच्छा, इनोल का मतलब होता है डबल बॉन्ड और साथ में OH। जब भी बच्चों इनोल कंटेंट की बात आती है तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्जुगेशन किस में बन रहा है और दूसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बन रहा है। तो अगर मैं एसीटोन की बात करूं, देखो एसीटोन ऐसा होता है और इसका अगर जो है ट्यूटामेरिज्म बनाया जाए तो बच्चों ये ऐसे बनता है और ये डबल बॉन्ड आ जाता है, लेकिन यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इनोल कंटेंट तो पॉसिबल है नहीं, कम इनोल कंटेंट होगा। दूसरे की बात करूं मैं तो दूसरा कुछ ऐसा बनता है, देखो बच्चों इस तरह से ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा इधर और यहां से डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो डबल बॉन्ड O एंड HNO, OH आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और साथ में कॉन्जुगेशन भी आ गया। तो बच्चों यहां पर इनोल कंटेंट का परसेंटेज बढ़ जाता है, इनोल कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो दूसरा हम ले सकते हैं कि दूसरा पहले से ज्यादा है, लेकिन तीसरे और चौथे में भी कुछ कंडीशन आती है। देखो बच्चों, तीसरा ऐसा बनेगा, ठीक है, साथ में क्या है NH2 और चौथा जो है इस तरह का है। ठीक है बच्चों, OC2H5। अब बच्चों ये देखो नाइट्रोजन में लोन पेयर है और ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर जो है इसको देने वाले हैं। ये देखो इस तरह से ये रेजोनेंस के थ्रू लोन पेयर इसको देंगे, तो यहां पर बच्चों इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में नो पॉसिबल इनोलाइजेशन, जबकि बी वाले में परफेक्ट इनोलाइजेशन हो रहा है। तो इसीलिए जो है मैक्सिमम इनोल कंटेंट किसका होगा, बी, एसिटोएस्टिक एस्टर। ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3, दोबारा आईयूपीएसी नाम आ गया। अच्छा, बेंजीन रिंग में इस तरह अगर ग्रुप जुड़े हों तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि सबको मिनिमम नंबर असाइन हो, तो यहां से शुरू करेंगे 1 3 4, ऊपर से मत कर देना है ना। अब अगर 1 2 3 4 करूंगा मैं तो सब्स्टिट्यूशन आ रहा है बच्चों 1 2 4 पर। अगर मैं इधर से नंबर करता तो सब्स्टिट्यूशन आता 1 3 4। देखो 1 3 4 जो है 4 3 7 1 8, 4 जो 6 1 7, मिनिमम नंबर असाइन होना चाहिए, इसलिए ये नंबर पैटर्न करेक्ट होगा। अब इनको इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नाम करते हैं, तो ये M मिथाइल, ये C क्लोरो, ये N नाइट्रो। तो बच्चों पहले आ गया 2 क्लोरो, यस 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रोबेंजीन, करेक्ट। तो थर्ड का हो जाएगा बच्चों C। फोर्थ नंबर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN1 रिएक्शन के लिए क्या होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें देखो जब भी बच्चों SN1 रिएक्शन होती है तो पहले एल्किल हैलाइड टूटता है, एक कार्बोकैटायन में और एक हैलोजन में, तो इस तरह आ जाता है ना। अब यहां पर जो है सेकंड स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकैटायन पर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दोबारा से रिएक्शन ऊपर जाएगी, नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट बनके इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये एक परफेक्ट डायग्राम बनता है जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट होता तो ऊपर से लाइन सीधे नीचे आती, लेकिन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए पहले लाइन नीचे ड्रॉप हुई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा से नीचे आई। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, दिस इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन किस किस के बीच बच्चों, सैंपल के बीच और जो हमने सॉलिड फेज लिया उसके बीच एड्सॉर्प्शन होता है।
अगर कम एड्सॉर्प्शन होगा तो सैंपल जल्दी रन करेगा और ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा तो सैंपल जो है ऊपर रह जाएगा, तो जिससे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, दोनों का सेम है। मुझे लगता है कहीं गलती हो गई। डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेज, और ये भी सॉलिड फेज। एक को उन्होंने शायद लिक्विड लिखना चाह रहा लेकिन गलती हो गई। चलिए आपको तो कंसेप्ट समझना है। 6 वाले पे दोबारा से क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आए। इन क्रोमेटोग्राफी Which of the following statement is incorrect? Incorrect for RF value. RF value का मतलब होता है बच्चों रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। और मोस्टली जो RF वैल्यू होती है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में काम आती है। कौन सी क्रोमेटोग्राफी? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, ठीक है। अच्छा, TLC का अगर आपको कंसेप्ट मालूम होगा तो यहाँ पर हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और ग्लास स्लाइड के ऊपर बच्चों हम क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट इस तरह से हम इसमें लगा देते हैं और इस ग्लास स्लाइड को जो है एक सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं। इस तरह से नीचे से थोड़ा सा टच होता है, ठीक है। और जिस मिक्सचर को ABC यानी 3 हमारे पास कंपोनेंट है, इन तीनों को हमें सेपरेट करना है, तो यहां पर इनकी एक ड्रॉप लगा देते हैं। और जब बच्चों नीचे से लिक्विड ऊपर जाता है तो ये ड्रॉप भी ऊपर खिसक सकती है। तो मान लिया जाए A इधर गया, B यहां तक गया और D यहां तक गया, इस तरह से। तो बच्चों जो हमारे पास RF वैल्यू है, RF वैल्यू का मतलब यही होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, यानी जो सैंपल है अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो जो भी वैल्यू आएगी वो RF वैल्यू होगी। और बच्चों RF वैल्यू किसी कंपाउंड की एक होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर एड्सॉर्बेंस ज्यादा होगा तो बच्चों RF वैल्यू शॉर्ट होगी, यानी वो नीचे रहेगा। और अगर एड्सॉर्बेंस कम होगा तो RF वैल्यू ऊपर जाएगी, यानी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम देखें तो ये बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर हायर RF वैल्यू होगी तो एड्सॉर्प्शन लोअर होगा, लेकिन इसने हायर लिखा है। समझे मेरी बात? इस तरह इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्वेश्चन आया है। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिसिटी मोस्टली किस पे डिपेंड करती है? बेसिसिटी पे। किस पे डिपेंड करते हैं? बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। और बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? जो नेगेटिव चार्ज है उस एटम के ऊपर, उस पे डिपेंड करती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी, या बेसिसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 1, 3 और 4 इनमें माइनस चार्ज है, वाटर में कोई माइनस चार्ज नहीं है। तो माइनस चार्ज वाले हमेशा जो है मॉलिक्यूल से ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो 2 का नंबर आ गया सबसे लास्ट में। अब बात करते हैं बच्चों हम CH3 COO एंड CH3SO2। तो इनके स्ट्रक्चर में यहां पर बना देता हूं। देखो, CH3C डबल बॉन्ड O- और CH3S डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O-, ऐसा है। यानी एक कार्बोनेट और एक सल्फेट है, ठीक है। और बच्चों एक है OH-। अब देखो इन सब में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि किस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। बच्चों अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहां पर रिजोनेंस है। देखो इसका माइनस चार्ज यहां आएगा, यहां भी ऐसी कंडीशन है ना। लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन पे कोई रिजोनेंस नहीं है, इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो नंबर 4 आ गया सबसे बाद में, यानी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों इन दोनों में चेक करो कि रेजोनेंस किस में ज्यादा है। ऑब्वियसली सल्फेट में रेजोनेंस ज्यादा है, कार्बोनेट में रेजोनेंस कम है। तो सल्फेट में माइनस चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस की वैल्यू घटेगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटेगी। इसीलिए कार्बोनेट आयन यानी फर्स्ट वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, थर्ड वाला उससे बुरा न्यूक्लियोफाइल है। तो 2, 3, 1, 4, तो बी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। 8 पे आ जाओ। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं सोडियम पेरोक्साइड में और वाटर नाइट्रिक एसिड के साथ उसको बॉयल करते हैं। तो जो भी हमें सोल्यूशन मिलता अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ उसको हम ट्रीट करते हैं तो येलो पीपीटी बनता है। अच्छा बच्चों, अगर आपने मेटल के डिटेक्शन टेस्ट पढ़े होंगे, ठीक है, या किसी एलिमेंट का डिटेक्शन टेस्ट पढ़ा होगा, तो येलो पीपीटी अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ कौन लाता है? फास्फोरस। डायरेक्ट आंसर है फास्फोरस, ठीक है। सल्फर हमेशा ब्लैक पीपीटी लाता है लेड एसीटेट के साथ। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो फास्फोरस है वो सोडियम पेरोक्साइड के साथ सोडियम बनाता है। देन सोडियम फॉस्फेट को हम HNO3 के साथ ट्रीट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। अब जो फॉस्फोरिक एसिड है वो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के साथ ट्रीट करके
अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट करने से अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनाता है। देखो इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, दिस इज येलो पीपीटी। तो येलो पीपीटी आने का मतलब है कि वहां पर फॉस्फोरस प्रेजेंट था। क्लियर। नेक्स्ट दोबारा से यूपीएससी नाम। अच्छा ये पूछा है, देखो बच्चों लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आ रहे हैं। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को साथ में लेते हुए लॉन्ग चेन आपको क्रिएट करनी है। ये लॉन्ग चेन हो गई। डबल ट्रिपल बॉन्ड किनारे हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन बन गया, यानी ये प्रोपाइल हुआ, ये मिथाइल हुआ और ये भी मिथाइल हुआ। तो पहले एमएम आएगा फिर पीपी आएगा, तो यानी 3,5 डाइमिथाइल। कहीं दिख रहा है 3,5 डाइमिथाइल? यस, यानी बी और सी में से आंसर होने वाला है। और 4 पे क्या है? प्रोपाइल। तो 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट। 1 आइन नहीं है बल्कि 1 इन है और 6 आइन है, या ये वाला ऑप्शन सही है, डी। 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट, यहां तक ठीक है। इन 1 पे है और 6 आइन पे है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट हो? तो चलो देख लेते हैं। CHBr3, CHCl3, CHI3 और CHCN3 है ना। अब बच्चों हमने क्या है, इन सबका कंजुगेट बेस बनाना है। कंजुगेट बेस अगर वीक होगा तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दोनों तरीके से है ना। तो CHBr3 का कंजुगेट होगा CBr3 माइनस चार्ज, यहाँ पे CCl3 माइनस चार्ज, CI3 माइनस चार्ज और CN है ना, एसिड होगा CN और माइनस चार्ज, ठीक। अब ये देखो बच्चों कि माइनस चार्ज सबसे कम किसमें है, यानी माइनस चार्ज सबसे कम होगा तो सबसे वीक कंजुगेट बेस होगा, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये बात करते हैं, वीक और स्ट्रांग का आता है, ठीक है। तो बच्चों ये माइनस चार्ज क्या करता है, Br के थ्रू विड्रॉ होता है, यहाँ पर Cl के थ्रू विड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर I के थ्रू विड्रॉ हो रहा है। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन कर रहा है? Br। तो Br का जो बेस है वो सबसे कम होगा Cl और I के मुकाबले। तो इसका मतलब ये वाला इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होने वाला है। लेकिन बच्चों यहाँ पर Br को और अगर CN3 को हम कंपैरिजन करें तो Cn जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और साथ में जो है Cn जो है रिजोनेंस भी करता है इस तरह से। तो इसके दोनों इफेक्ट हो गए, माइनस आई और माइनस आर, जबकि Br केवल माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Cn में जो C के ऊपर माइनस चार्ज है वो सबसे कम मैग्नीट्यूड रखेगा। जितना ये कम होगा उतना कंजुगेट बेस होगा, तो उतना ही अच्छा उसका एसिड होने वाला है। क्लियर कंसेप्ट। तो हमने क्या देखा इस पर, कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट लगा के, ठीक है। एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जितना कंजुगेट बेस उसका वीक होगा, और कंजुगेट बेस वीक कब होगा? जब उस पर माइनस चार्ज कम होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछा है कि डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर आर यूज्ड फॉर द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे आपस में किसी सॉल्वेंट में या किसी जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, तो दोनों में जो लेयर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, यानी कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो बच्चों लेयर ऊपर और नीचे कब होगी? जब उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा। डाइक्लोरोमीथेन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है 1.3, तो इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन जो है लोअर लेयर में रहता है और वाटर जो है बच्चों अपर लेयर में रहता है। तो यहां देखो जो ए ऑप्शन है ये देखिए, DCM एंड वाटर वुड स्टे एट लोअर एंड अपर लेयर रिस्पेक्टिवली इन द सेपरेटिंग फनल। तो बच्चों 11 का आंसर आ गया ए, ठीक है। और बच्चों डाइक्लोरोमीथेन और वाटर कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। और ये टर्बिड सॉल्यूशन भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि टर्बिड सॉल्यूशन तभी बनाते जब होते। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। विच हाइड्रोजन of the compound E is easily replaceable during the bromination of reaction in the presence of light। तो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हाइड्रोजन है।
तो बच्चों अगर हम एक एक हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे और तब उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी देखेंगे, तो आपको क्या लगता है किस हाइड्रोजन को निकालने के लिए मैक्सिमम स्टेबल कंपाउंड बनने वाला है? गामा। ऐसा क्यों? क्योंकि गामा हाइड्रोजन को निकालने से हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मिलता है, एलाइलिक। और बच्चों एलाइलिक कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल होता है, या एलाइलिक फ्री रेडिकल विल बी मैक्सिमम स्टेबल। और अगर आप अल्फा को निकालोगे तो विनाइल मिलेगा, बीटा को निकालोगे तो भी विनाइल मिलेगा, और अगर डेल्टा को निकालोगे तो प्राइमरी मिलेगा। तो इन चारों में से अगर हमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा गामा का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन स्टेबल होगा, इसीलिए आंसर हो गया बच्चों गामा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा से आईयूपीएसी नेम आ गया, बहुत सिंपल है ना। लॉन्ग चेन लो बच्चों, है ना, इस तरह से लॉन्ग चेन पकड़ो ये, और जहां से डबल बॉन्ड है वहां से नंबर स्टार्ट हो जाएगा 2 3 4 5। ब्रोमीन और मिथाइल सब्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल कहीं पर दिख रहा है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट, 5 कार्बन की चेन है, 2 इनियस, तो डी आंसर हो जाएगा। चलो इनको देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू ड्यूमास मेथड वाज फाउंड टू इवॉल्व 6 मोल CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ड्यूमास मेथड से हम किसी कंपाउंड का एस्टिमेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन का पता लगा रहे हैं, तो 6 मोल तो उसने CO2 दिए, 4 मोल उसने H2O दिए, और बच्चों 1 मोल वो नाइट्रोजन गैस देगा। अब देखो सबसे पहले देखो 6 मोल CO2 का मतलब उस कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन होने चाहिए, तो C के अंदर 12 है और B के अंदर भी 12 है, तो इन दोनों को तो रेस से हटा दो, यानी A में 6 कार्बन है और D में भी 6 कार्बन है, तो दोनों में से एक पॉसिबल है। अब आगे बढ़ो, 4 H2O, 4 मोल H2O यानी 8 उसमें हाइड्रोजन होने चाहिए, तो दोनों में 8 हाइड्रोजन है, ये भी करेक्ट है। अब यहां आओ, 1 मोल N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, तो बच्चों 1 मोल N2 गैस किसमें मिलेगी? इसमें मिलेगी 1 मोल N2 गैस, इसमें तो आधा ही मोल नाइट्रोजन है, तो आंसर हो जाएगा डी। इस तरह सॉल्व करना है इसे। 15 पे आ जाओ, द करेक्ट मैच बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, चलो यहां पर एटम 1 में मिक्सचर दे रखा है और एटम 2 में उनके कुछ सेपरेटिंग मेथड दे रखे हैं। तो बच्चों अगर वाटर और शुगर मिक्स हो तो किस मेथड से करेंगे? भाई क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि शुगर जो है सॉलिबिलिटी डिफरेंस होने से क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जलेबी खाई होगी आपने, तो वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा वाटर एंड एनिलीन, वाटर और एनिलीन के बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि एनिलीन जो है वाटर में कम सॉल्युबल है, स्टीम में ज्यादा सॉल्युबल है, तो स्टीम डिस्टिलेशन। अच्छा वाटर एंड टॉल्विन, वाटर एंड टॉल्विन को हम करते हैं बच्चों डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जो है टॉल्विन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो टॉल्विन से वाटर हटाने के लिए हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। सब्लिमेशन नहीं करेंगे, क्योंकि सब्लिमेशन उन कंपाउंड में होती है जिनमें हम सीधे सॉलिड से उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो ए का क्यू, बी का आर, सी का एस, ए का क्यू, बी का आर, सी का एस, यानी आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। इजी है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और एक तरफ डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली भाई ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होगा बजाय डबल बॉन्ड के लिए, लेकिन बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 कंपाउंड है, एक में 1 हाइड्रोजन एसिडिक है, 2 में दूसरा हाइड्रोजन एसिडिक है। सीधी सी बात है, पहला वाला ज्यादा एसिडिक, दूसरा वाला कम एसिडिक, तीसरा वाला सबसे कम। तो ये वाला आंसर आना चाहिए ना, ये सी वाला, इथाइन, प्रोपाइन और एथीन। 16 सी। 18 पे आ जाओ, Which of the following molecule is least resonance stabilized? भाई बेंजीन तो होता है, पिरिडीन भी होता है और फ्यूरॉन भी होता है, देखो रेजोनेंस है ना। लेकिन बच्चों इस कार्बन को देखो आप, ये sp3 कार्बन है, और जहां sp3 कार्बन हो वहां पे कंप्लीट रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? डी की। ठीक है, आ जाओ आप 19 पे, द डिस्टिलेशन टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री। अच्छा, मैंने आपको एक बार शायद किसी वीडियो में बताया था कि ग्लिसरॉल का जो सेपरेटिंग डिस्टिलेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और डिस्टिलेशन इन वैक्यूम, वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल को जब हम गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते उससे पहले डिग्रेड हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक तो पहुंचेगा नहीं, तो आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन से
ट्रीट नहीं कर सकते, या स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रेशर कम करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ग्लिसरॉल सेपरेट होता है। तो जहां जहां आपको ग्लिसरॉल दिखे सीधे सा करना है वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो आंसर हो जाएगा सी। 20 पे आ जाओ। अच्छा 20 पे ये कंपाउंड पूछा है और इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम करना है। मैं इसको और लार्ज कर लेता हूं। यहां पर बच्चों OH, यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर H और ऊपर COOH और नीचे CH। अच्छा सबसे पहले इसको पकड़ो, है ना। यहां पर इसको हम 1 नंबर देंगे, इस पूरे ग्रुप को हम 2 नंबर देंगे। तो ऐसे घूमेगा बच्चों 1 2 3, यानी इसको पहले हमने 1 नंबर दिया। जब R और S पता करना होता है तो ग्रुप को नंबर देना होता है। इसको हमने 2 नंबर क्यों दिया, क्योंकि C के बाद Cl है, यहां C के बाद O है, तो इसलिए C के बाद Cl को प्रायोरिटी देंगे। तो 2 नंबर इस पूरे ग्रुप को हो जाएगा, इस पूरे ग्रुप को 2 नंबर, है ना। 1 2 और ऊपर 3, तो ऐसे घूमेगा ये। तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R, लेकिन H को देखो, H हॉरिजॉन्टल में है। तो जब भी H हॉरिजॉन्टल में होता है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है उल्टा सही हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा S, यस है। अच्छा नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले के लिए एक तो ये है और 2 ऊपर वाला है, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, है ना। ये किस तरह घूम रहा है भाई, S, H का है हॉरिजॉन्टल पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा R, यानी S और R आंसर हो जाएगा। तो बच्चों A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये पूछा है कि केरियस मेथड से हम हैलोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं और हमें ब्रोमीन की परसेंटेज इसमें मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा इसमें 2 चीजें दे रखी होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, 250 ग्राम, और हमें जो है कितना AgBr मिला, हमें मिला बच्चों 141 mg AgBr, ठीक है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहां पर सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला ये देखो, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन एटॉमिक वेट ऑफ Br दिया ही है ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, वेट ऑफ सैंपल नीचे दिया है और वेट ऑफ AgBr। सिंपल सी बात है, सब कुछ आपको दे रखा होता है। तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूले में इसको देखोगे तो ये आ रहा है 24%, तो आंसर हो जाएगा ए। सिंपल सी बात है, इसी तरह करना आपको, हर बार ऐसे ही दे रखा होता है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। अच्छा कार्बोकैटायन वाला मैंने बताया था। अच्छा एक इसमें बच्चों मिस्टेक है, ये जो प्लस चार्ज है यहां ना होके यहां होना चाहिए प्लस चार्ज। चलो देखो, ये जो पहला वाला कंपाउंड है ये एलाइलिक है, दिख रहा है, ये बेंजाइलिक है और ये प्राइमरी है। तो सिंपल सी बात है, पहला बेंजाइल, एलाइलिक, देन प्राइमरी, यानी 312 यस, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो 23, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट ट्यूटोमेरिज्म। तो जब भी बच्चों ट्यूटोमेरिज्म का कंसेप्ट आता है क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना होगा, ठीक है। तो 2 ब्यूटीन और साथ में एक हेटेरो एटम होना चाहिए, हेटेरो एटम यानी O N और S होना चाहिए। अच्छा 2 ब्यूटीन में होता है, नहीं होता है, लैक्टिक एसिड में नहीं होता है, ठीक है, फिनॉल में होता है और पेंटेनॉन में होता है। देखो ये इन दोनों में जो है ट्यूटोमेरिज्म कैसे आएगी, देखो पेंटेनॉन 1 2 3 4 5 और डबल बॉन्ड O, तो यहां से जो है हाइड्रोजन निकल के यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, यस इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ट्यूटोमेरिज्म होगी। अच्छा फिनॉल में ऐसे देखो, फिनॉल में 1 2 3 ये OH है, तो बच्चों डबल बॉन्ड यहां आएगा और H यहां चला जाएगा। तो फिनॉल जो है कीटो कैसे बनाएगा, ऐसे, ये वाला कीटो बना गया ना, और इसका जो ये वाला हाइड्रोजन था ये हमने ऊपर दे दिया, है ना, यहां पर हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरह से दोनों कंपाउंड C और D ट्यूटोमेरिज्म शो करें। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर 2 आयन दे रखे हैं, एक है RS- और दूसरा है RO-, और दोनों के हमें 2 प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है, एक बेसिक प्रॉपर्टी को और दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी। देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है बच्चों कि ये अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी इलेक्ट्रॉन जहां पर कमी होगी वहां अटैक करेगा। और बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी।
तो ऊपर से नीचे जाने पर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है किसी ग्रुप में, यानी आर एस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बजाय आर ओ के, क्योंकि एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो एस आसानी से अटैक करेगा और ओ थोड़ा सा कम अटैक करेगा। तो बोलने का मतलब है कि आर एस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और आर ओ कम न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? अच्छा, यहां पर देख लेते हैं, आर एस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आर ओ। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बेसिसिटी पे। बेसिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करता है कि प्रोटॉन को कितना जल्दी वो एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ओ जो है प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा बजाय एस के। इसीलिए बच्चों आर ओ ज्यादा बेसिक होगा और आर एस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो आर एस इज लेस बेसिक एंड लेस न्यूक्लियोफाइल, ना ये नहीं होगा। आर एस इज लेस बेसिक बट मोर न्यूक्लियोफाइल देन आर ओ। यस, तो बी विल बी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 और ये पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंजुगेट बेस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बेसिसिटी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पावर। और बच्चों प्रोटॉन प्लस चार्ज है, तो ऑब्वियसली जो बेसिक कंपाउंड है उस पर माइनस चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तभी बेसिसिटी होगी। तो जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। तो अब देख लेते हैं माइनस चार्ज किस पर डिपेंड करता है। एक तो आर सी डबल ओ माइनस, ठीक है, दूसरा है बच्चों सी एच सी माइनस, तीसरा हमारे पास आर माइनस और चौथा है एन एच टू माइनस। ठीक है, अब देखो इन दोनों में इसमें माइनस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, इसमें माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर है, यानी आर मतलब कार्बन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो नाइट्रोजन इस माइनस चार्ज को ज्यादा खींचेगा बजाय कार्बन के, इसीलिए कार्बन का माइनस चार्ज ज्यादा एक्सपोज रहेगा। तो इसका मतलब ये प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा बजाय एन के मुकाबले। इसीलिए इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो आर जो है ज्यादा अच्छा बेसिक होगा बजाय NH2 के। तो आर ज्यादा अच्छा बेसिक माइनस बजाय NH2 माइनस के। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, अब बच्चों अगर हम इन दोनों में देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन में रिजोनेंस होता है, ऐसा रिजोनेंस, तो माइनस चार्ज तो जो है रिजोनेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि यहां पर केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये माइनस चार्ज यहां पर खिंच रहा है। तो दोनों के केस में माइनस चार्ज कम हो रहा है, लेकिन रिजोनेंस माइनस चार्ज को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए इथाइन वाला ज्यादा बेसिक होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सबसे कम बेसिक। ठीक है, तो यहां पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस और लास्ट में बेसिक आएगा आर सी डबल माइनस, यानी आर एन एस टू सी एच माइनस। अब देखो कोई मैच कर रहा है, ये देखो आर एन एस टू ये डी, तो 25 का बच्चों आंसर हो जाएगा डी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर माइनस चार्ज, तो जो जो फैक्टर माइनस चार्ज को कम करेंगे वो बेसिसिटी को भी कम करेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब उसके पास कैरल कार्बन होगा। तो सबके स्ट्रक्चर को बना लो और कैरल कार्बन देख लो। तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटीन, तो देख लेते हैं 2 पेंटीन 5 2 पेंटीन और यहाँ पे 3 मिथाइल है। यस, तो कोई कैरल कार्बन तो दिख नहीं रहा मुझे, नहीं होगा। 4 1 पेंटीन 4 मिथाइल 1 पेंटीन बनाओ बच्चों, 1 पेंटीन और 4 मिथाइल, तो यहां पर भी कोई कैरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहां पर दोनों एक जैसे ग्रुप है, ये भी गया काम से। 3 मिथाइल 1 पेंटीन 3 मिथाइल 1 पेंटीन 3 मिथाइल 1 पेंटीन, या ये कुछ नजर आ रहा है भाई, देखो ये वाला कार्बन कैरल बन रहा है, ये इथाइल ये मिथाइल ऊपर H और इधर डबल बॉन्ड। यस, इट विल बी कैरल, यानी सी विल बी आंसर। 27 पे आ जाओ। अरेंज द कार्बेनायन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। कार्बेनायन बच्चों, कार्बेनायन में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो बच्चों एक तो हमारे पास क्या बेंजाइल है, एक है सेकेंडरी और एक है टर्सरी। तो बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा? बेंजाइल, क्योंकि बेंजाइल में क्या है? रिजोनेंस है।
उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी सेकेंडरी की, है ना, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद आएगा टर्सरी, क्योंकि टर्सरी में 3 मिथाइल ग्रुप है। इस तरह से इन तीनों में होगा। लेकिन बच्चों CCl3 अगर हम देखें तो CCl, Cl और Cl, यस, तो Cl जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये माइनस चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो बच्चों CCl3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये माइनस चार्ज क्या होगा, कम होगा, और जितना ज्यादा माइनस चार्ज कम होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी CCl3 की होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों CCl3, उसके बाद बेंजाइल, सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। कंसेप्ट क्लियर। 28 द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगी जिसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे अलग अलग ग्रुप ऐड होंगे। अब चेक करो, प्रोपीन, प्रोपीन में तो नहीं होंगे बच्चों, है ना, देखो दोनों सेम ग्रुप आ गए। उसके बाद है 2-ब्यूटीन, हाँ यस, 2-ब्यूटीन विल बी आंसर, सबको मालूम होना चाहिए 2-ब्यूटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 29 पे आ जाओ। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। तो कौन से स्टीरियो आइसोमर, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो बच्चों स्टीरियो आइसोमर में दोनों चीजें आ गई, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। तो एक डबल बॉन्ड है तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस, और एक कैरल कार्बन है तो 2 ऑप्टिकल बनेंगे, ठीक है। तो टोटल आइसोमर कितने हुए, 4, तो आंसर हो जाएगा सी। 30 पे आ जाओ। द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसे बनता है, ऐसे 1 2 3, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बी, ठीक है। 31 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखनी है। तो बच्चों आपने IUPAC नाम में पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा आता है COOH, फिर SO3H, फिर एमाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट हमारे पास है 33 IUPAC दोबारा से। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, ये वाली लॉन्ग चेन मुझे दिख रही है, ये वाली है ना, इस तरह से। तो ये और ये सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो नंबर कहां से देंगे, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ इधर से नंबर आएगा 5 6 और 7, ठीक है। हेप्टेन। तो बच्चों 3 पर इथाइल है और 4 पर दो मिथाइल है, तो 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 34 पे आ जाओ। Which one of the following conformation of cyclohexane is chiral? तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है वो कैरल बनाता है। तो चेयर फॉर्म कैसे होता है, इस तरह से चेयर फॉर्म, ठीक है। चेयर फॉर्म कैरल क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं होती, इसीलिए ये जो है कैरल होता है। भले कैरल कार्बन नहीं है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। 35 आ जाओ। Which of the following molecule is expected to rotate plane polarized light? लाइट को रोटेट कौन करेगा, जो कैरल होगा, और कैरल कौन होगा, जिसके कार्बन के पास चारों अलग अलग टाइप के ग्रुप होंगे। तो देख लो भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, देखो ये कैरल है आंसर। इसमें दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, ये कैरल नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, ये भी कैरल नहीं होगा। इसमें बच्चों कैरल कंपाउंड है लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेफ्ट हैंड साइड जस्ट ए मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड साइड। तो सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। तो बच्चों SN2 है ना, तो SN2 कब होगा, जितना ज्यादा हिंड्रेंस बढ़ेगा SN2 उतना स्लो होगा। तो प्राइमरी ज्यादा देता है, सेकेंडरी कम देता है, टर्सरी सबसे कम देता है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, SN1 होता तो जस्ट उल्टा हो जाता, ठीक है। और बच्चों हम SN2 में क्या देखते हैं, छोटा एल्काइल ग्रुप, ठीक है, या लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, बस। 36 का बी। 37, हाँ IUPAC नाम, डबल बॉन्ड है तो यहां से शुरू करेंगे, है ना। तो सी और बी और बी पहले आता है ना, तो ब्रोमो पहले आएगा। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन यानी सी। क्लियर। 38 पे आ जाओ।
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बिल्कुल कार्बोकैटायन के जैसे होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बनने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देख लेते कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है, देखो 3 फिनाइल, यस 2 फिनाइल और कम, टर्सरी और सेकेंडरी, तो आंसर हो जाएगा ए। इंक्रीजिंग पूछा ना, यस ठीक है, यानी कार्बोकैटायन के ही जैसे देखना है इसमें, पहले सेकेंडरी, उससे ज्यादा टर्सरी, उससे ज्यादा 2 फिनाइल वाला, उससे ज्यादा 3 फिनाइल वाला, तो 38 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए। कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ 39 पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग 3 मेन कन्फॉर्मर एक्लिप्स, एंटी एंड गॉश, और कौन सा कंपाउंड दिया, 2 फ्लोरोइथेनॉल। तो बच्चों 2 फ्लोरोइथेनॉल यानी एक में फ्लोरीन और एक में OH है ना, बाकी यहाँ H और H और H। इसको बनाओगे तो बच्चों ये ऐसे बनेगा, देखो इस तरह से बनाओ इसे, है ना, तो एक बार फ्लोरीन और एक बार OH। तो जैसे मैंने आपको बोला था बच्चों, फ्लोरीन और OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं इस तरह से, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, ये क्या है हमारे पास, गॉश। और अगर आपको एंटी बनाना है तो एंटी के लिए आपको जो है फ्लोरीन और OH को जस्ट 180 डिग्री पे रखना पड़ेगा, ये इसका एंटी हुआ, समझे मेरी बात ना। तो ये गॉश हुआ, और जो है एक्लिप्स कब होगा, जब फ्लोरीन OH के पीछे जाएगा। लेकिन एक्लिप्स पे जो है रिपल्शन ज्यादा होता है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए दोनों ग्रुप के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो सकती है। तो गॉश वाले में सबसे अच्छा पैटर्न बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो इसीलिए बच्चों गॉश वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देन एंटी कहां पे दिया है भाई, गॉश, ये देखो ये वाला है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा गॉश, देन एंटी, देन सबसे कम एक्लिप्स। ठीक है, तो वैसे अगर कोई और आइसोमर होता, कोई और कन्फर्मर होता जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, तो वहां पर बच्चों एंटी वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते, जैसे मैंने आपको बताया था कन्फर्मर में, है ना। 40 पे आ जाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, सीधी सी बात है। तो एक तो दे रखा बच्चों एसिडिक एसिड, दूसरा दे रखा है ये वाला, तो एसिडिक एसिड में आपने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप लगा दिए, तो डी तो सबसे कम एसिडिक होने वाला है, और डी के बाद होने वाला है ए, क्योंकि दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रहा है। यहां पर CF3 है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी -I, तो -I ऐड होने से एसिडिटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है बच्चों C। लेकिन यहां पर जो है इसमें भी एक OMe ग्रुप है, ये भी -I शो करता है लेकिन F से कम करता है, इसलिए अब आ जाएगा B। तो D A B C इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, देखो C B A और D, आंसर हो जाएगा C। 41 द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2। ठीक है, अच्छा Ca+ होता है C2, 2 प्लस और 2 माइनस, तो C2 में 2 माइनस कैसे होंगे बच्चों, ये 1 माइनस इधर और 1 माइनस इधर, यहाँ पर लोन पेयर होता है ना, ठीक है, तभी माइनस चार्ज आया। अच्छा इसमें पूछा है कि बॉन्ड कितने टाइप के हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा, 2 पाई एंड ए सिग्मा, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 41 का सी। नेक्स्ट आ जाओ 42। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आर कैटायन होते हैं, नहीं, एनायन होते हैं, नहीं, केमिकली इनएक्टिव होते हैं, नहीं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं भाई, फ्री रेडिकल आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। 43 टर्सरी एल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 mechanism ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि बच्चों टर्सरी में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और SN2 के केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसके पीछे से अटैक करता है, तो पीछे से जगह है ही नहीं, तो वहां पर जो है जब जगह नहीं है तो उसका मतलब वहां पे क्या स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। बाकी सारे ऑप्शन आप देख लीजिए। 44 आ जाओ। अमंग द फॉलोइंग एसिड्स विच हैज लोवेस्ट pKa, लोवेस्ट pKa यानी हाईएस्ट एसिडिक, ये तो माना pKa पूछ रहा है, K और pKa,
तो हाईएस्ट एसिडिक वो होगा जिस पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप लगे होंगे। तो फॉर्मिक एसिड भाई, बाकी में सब देखो, यह भी मिथाइल इथाइल ग्रुप, ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तो जितना ज्यादा आप आई प्लस आई इफेक्ट जोड़ोगे उतना कम एसिडिक होगा। तो फॉर्मिक एसिड इन सब में सबसे अच्छा एसिडिक होगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 45। ये पूछा यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर साइनाइड, सबके सब जो है, अगर ऑक्सीजन देखा जाए और साइनाइड देखा जाए तो ये जो है एक ही पीरियड में, यानी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब बच्चों एक ही पीरियड में सारे एटम होते हैं तो उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उनकी बेसिसिटी के बराबर होती है। ठीक है, यानी अगर बेसिसिटी बढ़ेगी, माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। तो हमने यही देखना है कि माइनस चार्ज किस पर सबसे ज्यादा, यानी कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो बच्चों बेसिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट एसिड को देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, डी का जो कंजुगेट एसिड है वो होगा SO4। ठीक है, और बच्चों इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो होगा CH3COOH, है ना R। अच्छा, जो बी का कंजुगेट एसिड होगा वो होगा CH3OH मिथेनॉल, और जो सी का कंजुगेट एसिड होगा वो होगा HCN। अब जिसका कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसका न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा पुअर। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा पुअर है, तो ये सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। उसके बाद एसिडिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मिथेनॉल से, तो एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा। तो उसके बाद आ गया बच्चों ए। अब बात करते हैं मिथेनॉल और HCN। ठीक है बच्चों, जो HCN है उसका जो pKa होता है वो होता है 9.2 pKa। ठीक है, और जो मिथेनॉल है उसका pKa होता है 15.5। तो जितना कम होगा उतना अच्छा वो एसिड होगा, ये तो हुआ ना। तो HCN का pKa कम है, तो HCN ज्यादा अच्छा एसिड है, तो इसका जो बेस होगा वो उतना ही वीक होगा। तो इसका मतलब Cn कम होता है और B ज्यादा होता है, क्योंकि ये कम एसिडिक है तो इसका कंजुगेट बेस ज्यादा अच्छा बेसिक होगा, ये तो हुआ ना। तो इसीलिए बच्चों C पहले आ गया और B बाद में चला गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा DACB। 45 का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड बेस से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 46। द रिएक्शन दे रखी है और बोल रहा है कि फास्टेस्ट व्हेन X इज। अच्छा बच्चों, ये रिएक्शन मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के कंसेप्ट में बताई थी। ठीक है, तो ये है बच्चों, X का मतलब होता है लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप जितना अच्छा बेस होगा उतना ही कम आसानी से निकलेगा। ठीक है बच्चों, और तो ये इसका कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बताया, तो इसमें आंसर आएगा डी। एसिड क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा, क्योंकि जो Cl है वो सबसे बुरा बेस है यहां पर। ठीक है, 47। Which type of isomerism is shown by the 2,3-dichlorobutane? अच्छा, 2,3-dichlorobutane, CH3 CH3। ठीक है, तो बच्चों ज्योमेट्रिक तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल भी पॉसिबल है नहीं, है ना। तो कैरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 48 पे आ जाओ, द IUPAC नेम। तो जहां पर बच्चों OH जुड़ा है वहां से नंबर शुरू करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो 3,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, ऐसे कुछ है, 3,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो सी आंसर आ जाएगा। अच्छा 49 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होने वाला है। तो एसीटोन में डबल बॉन्ड होता है, एसिटिक एसिड में CO पे डबल बॉन्ड होता है, एसिटामाइड में भी CO पे डबल बॉन्ड होता है, लेकिन एसिटोनाइट्राइल, नाइट्राइल यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बच्चों sp है, नॉट sp2, इसीलिए आंसर हो जाएगा C। चलो लास्ट स्लाइड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव सेम वैल्यू। दोनों की सेम वैल्यू क्या होगी? हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है।
वेपर प्रेशर दोनों का सेम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों का सेम नहीं होगा, लेकिन बच्चों दोनों की डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वैल्यू। तो जब दोनों का मास सेम होगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो इसीलिए दोनों का डेंसिटी लगभग सेम है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 51 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट ए कैरल। तो बच्चों कैरल कब नहीं होगा, जब कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप नहीं होते। स्ट्रक्चर बनाओ इसके, 1 क्लोरोपेंटेन, तो पॉसिबल तो है ही नहीं कभी भी। 1 क्लोरोपेंटेन, क्लोरीन लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन तो आएंगे, पॉसिबल है ही नहीं। तो 1 क्लोरोपेंटेन आंसर हो जाएगा, यस। बाकी सब में जो कैरलिटी होगी, केवल 1 क्लोरोपेंटेन में कैरल नहीं बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। 52, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन वुड हैव लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास। तो ऑप्टिकली एक्टिव छांट लो ना, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। ये तो पॉसिबल है नहीं, ये भी दोनों एक जैसे पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं। देखो इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है, तो ये सी वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा। 53 की जहां तक हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव आइसोमर। मीजो मतलब जिसमें टर्मिनल ग्रुप एक जैसे होते हैं और बीच वाले ग्रुप भी एक जैसे होते हैं। तो बच्चों ये देखो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये बी वाला आंसर इस तरह बनेगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। और देखो सिमेट्री आ रही ना, एक हाफ दूसरे हाफ के जस्ट मिरर इमेज है, तो इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो आइसोमर। तो आंसर हो जाएगा 53 का बी। ठीक है बच्चों, चलो ये था हमारे पास JEE का GOC